नहीं तो फिर कल तो होएगा ही होएगा। हाँ, इसमें से देख रहे थे हम लोग, ये मैंने लिखी है, कुछ मिस ना हो जाए हमसे। हीटो फॉर्मेशन का डिस्कशन तो हम कर ही चुके हैं ना, और इसमें कंबशन का डिस्कशन भी हो गया, सब्लिमेशन, फ्यूजन और वेपोरेशन का डिस्कशन भी हो गया। हाइड्रेशन में भी करवा देता हूँ आपको। आयोनाइजेशन और एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन पे बात कर लो बस ना, इसको पहले करवा देता हूँ। एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन तो टिक करते चले जाएंगे हिसाब किताब। न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया हमारा, और बस एक एक करके बात कर लेते हैं सब पे ना। खाली जगह ढूंढे भाई, खाली जगह। चलो आगे ढूंढते हैं खाली जगह। सुनो बच्चे, एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हीट और एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है जी। बड़ा आसान सा पार्ट है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस पे। उसने कहा जी एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द एलिमेंट टू द अनदर फॉर्म। ठीक है, अब ये प्लस होएगा माइनस होएगा इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है, हमें क्या पता क्या होएगा, लेकिन जो भी होएगा वो ग्रेफाइट से डायमंड या डायमंड से ग्रेफाइट, सल्फर का कोई मोनोक्लिनिक फॉर्म दे रखा होएगा। सॉलिड चैप्टर में पढ़ा होगा ना आपने, मोनोक्लाइन या फिर रोम्बिक ऐसे सल्फर पढ़े होंगे ना, तो उनका आपस में इंटर कन्वर्जन हो, तो जितना भी हीट का इधर एब्जॉर्प्शन और इमिशन हो, उसको आपने क्या बोल देना है, एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली पकड़ पा रहे हो तो ठीक है जी। कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड, कार्बन मोनोक्लिनिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, सल्फर रोम्बिक, तो इन दोनों एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्जन, इसमें जितनी भी हीट इन्वोल्व, इवोल्व भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, उसको आपने क्या बोल दिया, हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अब सिर्फ इन वर्ड्स पे फोकस करो, बाकी जो काम की बातें थी वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। ठीक है जी, तो अगर आपका दिमाग सेट हो गया, इस पे रब करते चले जाते हैं। हीटो फॉर्मेशन हमने क्या कर दिया, डन कर दिया है। कंबशन डन कर दिया है। सब्लिमेशन फ्यूजन डन कर दिया है। क्लियर। एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन डन कर दिया है। हीटो न्यूट्रलाइजेशन डन कर दिया है। ठीक है, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं किस पर, अबाउट द हाइड्रोजनेशन। ध्यान से सुनना, डेल्टा एच, कल बात हो भी रही थी आपसे इस पे, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम करेगी। ये इथीन लिखा, ये हाइड्रोजन लिखा, 1 मोल ऑफ द सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। क्लियर। और इसके बारे में तो मैं सुपर प्रूफ गारंटी लेने को तैयार हूं कि ये प्रोसेस ऑलवेज क्या होएगा, एक्सोथर्मिक होएगा, क्योंकि एक अनस्टेबल, एक एक पैराफिन लेस स्टेबल मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस में ऑलवेज एंथैल्पी क्या होगी, हीट क्या होगी, इवोल्व होगी। इसको आप क्या बोलोगे डेफिनेशन में, क्लियर। हीट, हीट इवोल्व लिख सकते हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस लिख सकते हो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम 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 द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है जी, तो मैं वही आपसे कह रहा हूं, सिर्फ हेडिंग्स पे ध्यान दो। हाइड्रोजनेशन खत्म हुआ। लेटिस के बारे में हम क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको अगर याद होए, नहीं तो मैं दिखा देता हूं 22 नंबर क्वेश्चन जिसपे मैंने काम किया था आपके साथ। 21 या 22 था ये वाला, याद आ रहा है कुछ, क्लियर ना। इसमें सब्लिमेशन भी था, डिसोसिएशन भी था, आयोनाइजेशन भी था, इलेक्ट्रॉन गेन भी था, और हीटो फॉर्मेशन भी था। और कैलकुलेट क्या करनी थी बच्चे, लैटिस, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी का ना एब्सोल्यूट वैल्यू निकल नहीं सकता। क्लियर। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, और वैसे भी इसको कैलकुलेट करने में बड़ी दिक्कत है, आयंस नहीं मिलते ना फ्री फॉर्म में। क्लियर। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल हो पा रहा है, इम्पॉसिबल हो पा रहा है, इवन इसकी कैलकुलेशन भी इम्पॉसिबल हो पा रही है। इसीलिए उसने एक तरीका बनाया बोर नेबर साइकिल वाला। तो अगर आपको लैटिस एनर्जी के बारे में डेफिनेशन समझ में आ गई हो, तो लैटिस एनर्जी मैंने यहां से रब कर दी है। अब आपके पास बचता है हाइड्रेशन, सॉल्यूशन, आयोनाइजेशन, एटोमिजेशन। अब मैं एटोमिजेशन पे काम कर लेता हूं। क्लियर। अगर आपको मेरी ये वर्ड्स समझ में आ रहे हैं तो क्लियर है। यहां आपने क्या किया जी, CCl4 लिया। ओके, मान लो ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कार्बन का सॉलिड, और यहां आपने 4 क्लोरीन। ठीक है जी, इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, गैस है। तो यहां आपके पास एटम्स का फॉर्मेशन कर दिया आपने।
क्लियर। CCl4 का 1 मोल उठाया, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बन सॉलिड 4Cl। तो इस पूरे प्रोसेस में जो एंथैल्पी का चेंज होएगा, जनरली मुझे लगता है ये एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि आप इतने समझदार तो खुद ही हो कि CCl4 के बॉन्ड ब्रेक करने हैं, तो प्रोसेस कैसा होएगा, एंडोथर्मिक। तो आपने क्या बोला, एटोमिजेशन। में फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज लिसन केयरफुली, क्या क्यों वर्ड क्या लिख रहा है, वर्ड लिख रहा है इसके अंदर क्या, एटोमिजेशन, एटम्स का बनना, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना, एलोट्रोप का कन्वर्ट होना एक दूसरे के अंदर। तो उसको आपने वैसी टाइप की हीट का नाम दे दिया, एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, हाइड्रोजनेशन, एटोमिजेशन। अगर आप मेरी बातों को सुन पा रहे हो तो कहीं ना कहीं इसी के नीचे एक वर्ड मैं और इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, उसको बोलते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कुछ बुक्स इसको सीधा सीधा लिख देती हैं बॉन्ड एनर्जी, कुछ बुक्स इसको लिख देती हैं बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है जी, सुनते हो समझते रहना मेरी बातों को ध्यान से। क्लियर। सुनो जी, ये मेरे पास क्लोरीन का मोलिक्यूल है, ओरिजिनली गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसको आपने 2Cl एटम्स में कन्वर्ट कर दिया। ये 1 मोल ऑफ द डाई एटोमिक मोलिक्यूल है। क्या आप सारे क्लास के अंदर हैं? चलो ठीक है जी। हाँ, इसके मेन पता है क्या बच्चे, क्वेश्चन करने में ज्यादा मजा आता है बजाय इसके। लेकिन हाँ ठीक है, एटोमिजेशन, हाइड्रोजनेशन और ये सब टर्म समझ में आ जाए तो अच्छा रहता है। फिर भी मैं मान के चलता हूँ इनकी लिस्ट फिर भी पूरी नहीं होती, इनकी लिस्ट फिर भी इनकम्प्लीट ही रहती है। क्लियर ना। ये डायटोमिक मोलिक्यूल है, इसको इसके एटम्स में कन्वर्ट कर दिया। तो कोई बच्चा कहेगा सर एटोमिजेशन और जो डिसोसिएशन एनर्जी है इसमें कोई फर्क तो नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल कोई फर्क नहीं हुआ, ये एटोमिजेशन है, वही तो बॉन्ड डिसोसिएशन है। तो इस पूरे प्रोसेस में एंथैल्पी 100% गारंटी के साथ एंडोथर्मिक होएगी, पॉजिटिव होएगी, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो ना पुत्र, बॉन्ड ब्रेक होएगा तो एनर्जी पक्का क्या होएगी, एंडोथर्मिक होएगी। क्लियर। अब अगर डायटमिक है तो सीधे सीधे आंसर आ गया, लेकिन अगर कोई डायटमिक नहीं है, मान लो पोली एटॉमिक है, पोली एटॉमिक है और सेम टाइप के कई सारे बॉन्ड हैं। क्लियर। तो वहां मुझे एवरेज वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज निकालना पड़ेगा। बच्चे कहते कैसे, थोड़ा सा समझा दो। मान लो वाटर मोलिक्यूल है, ठीक है, पहला बॉन्ड टूटा, ठीक है, यहां डेल्टा H1 इज इक्वल टू एक्स है, और फिर इसका दूसरा बॉन्ड भी सेम ही टूटा, मैंने बोला ना सेम टाइप बॉन्ड। तो अब H और O बन गया, लेकिन आपको पता है कि ये वाली वैल्यू अब X नहीं होगी, डिफरेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि पहले एक स्टेबल मॉलिक्यूल ब्रेक कर रहे थे, अब एक अनस्टेबल स्पीसीज ब्रेक कर रहे हो, तो दोनों अलग अलग। लेकिन अगर आपसे कोई बोलेगा व्हाट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, तो बच्चे पता क्या बोलेंगे, X प्लस वाई डिवाइड बाय 2। तो इसलिए मैंने बोला इट इज विल बी द एवरेज वैल्यू। और इसके लिए अब इसका यूज पता है क्या करना शुरू कर दिया हमने, इसको अप्लाई। एक एग्जांपल और दे देता हूं, अगर समझ में नहीं आया हो तो। ये समझ में आ गया वैसे जो मैंने बोला अभी, पॉलीएटॉमिक में सेम टाइप के बॉन्ड के लिए एवरेज निकालना पड़ेगा। चलो एक एग्जांपल और डाल देते हैं जी। ये मेरे पास है मीथेन, ये CH3H, फिर मेरे पास मिथाइल स्पीसीज CH2H, फिर मेरे पास मिथाइलिन स्पीसीज CH क्लियर, फिर मेरे पास CH स्पीसीज C+H। और आपको पता है डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4 कभी भी बराबर हो ही नहीं सकते, नेवर नेवर। इसलिए मैंने सबकी वैल्यूज अलग अलग लिखी है ABCD करके। डेटा मुझे याद नहीं है और याद होएगा भी नहीं कभी, और ना ही मैं कोशिश करूंगा कभी। क्लियर। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो बच्चे स्मार्ट है, A+B+C+D डिवाइडेड बाय 4। तो कई बार बच्चा पूछता है ना सर मीथेन के अंदर तो चारों बॉन्ड सेम है, और मैंने डेटा चेक किया चारों की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज अलग अलग है, तो मेरे को क्या पता कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी। तो मुझे फिर एक सिंपल सा मैसेज देना पड़ता है, बच्चे वो जो एनर्जी है, वो जो एनर्जी है वो कौन होएगी, एवरेज। कैसे अलग अलग?
नहीं समझा। हाँ हाँ, इथेन मान लो, मीथेन की जगह इथेन ले लो। हाँ, उसमें तो एवरेज ही गिनी जाएगी ना, फिर कार्बन कार्बन सबको जोड़ के कार्बन हाइड्रोजन की एवरेज ही गिनी जाएगी ना बच्चे। मान ले तेरे को इथेन दे रखा है, सुन। मान ले तेरे को इथेन दे रखा है, इसके अंदर 6 CH बॉन्ड है, एक CH बॉन्ड, एक CC बॉन्ड है, ठीक है। तो वो जब आपको अकेले CH की दे देगा तो वो सी, मान लो तुमसे ये पूछ रहा है कि CC कैलकुलेट करो, ठीक है, CC कैलकुलेट करो, तो आपको ना अकेले CH की बॉन्ड एनर्जी दे देगा वो। मान लो ये X है, तो 6 CH की पता है क्या हो जाएगी, 6X। एवरेज, हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूं ऊपर मैंने, तभी तो मैंने इस पे जोर मारा था, स्पेशली हाईलाइट किया था इसको। एवरेज वैल्यू ऑफ बोन एनर्जी उठानी पड़ेगी आपको। मान लो डिकेन चल रहा है, उसमें ढेरों CH बॉन्ड है, तो एक CH की दे देगा, बाकी सबसे मल्टीप्लाई करके परे मारना उसको, ठीक है ना। इसका यूज पता है क्या करेगा ये, जैसे मान लो तुम्हारे पास हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू 2HCl है, हाफ ऑफ हाइड्रोजन हाफ ऑफ क्लोरीन, और इससे 1 ऑफ HCl बन रहा है। तो क्या करता है, इसका एप्लीकेशन लेकर चलेगा एक। वैसे तो रूल क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करो। बोन एनर्जी के रेफरेंस में काम कर सकते हो आप लोग, बच्चे सुनना ध्यान से। सम ऑफ, सुन रहे हो, लो जी, मैं डेल्टा H रिएक्शन लिख रहा हूं, इज इक्वल टू कर रहा हूं सम ऑफ, सम ऑफ, क्लियर, सम ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स। इसमें तुम ना एक चीज से छुटकारा पा गए हो, साइन से, नेगेटिव और पॉजिटिव के साइन से छुटकारा पा गए हो। bond energy, sum of the bond energy of reactant minus sum of the bond energies of the products। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं किया, हमने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दिया है। इससे एक चीज से आप छुटकारा पा गए हो, साइन से आपका छुटकारा मिल गया। नहीं तो साइन पता है क्या बच्चे, सुनो, इनके लिए एंडो एंडो है, इसके लिए एक्सो है, तो ये चक्कर में पड़ रहे थे आप प्लस माइनस में, सबसे छुटकारा मिल गया। नो नीड टू यूज द साइन, सिंपल मैग्नीट्यूड यूज करने आपको यहां पर, सिंपल। तो अगर किसी का हीट ऑफ रिएक्शन निकालना हो आपको, तो बोन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बोन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट करो, काम खत्म हो जाएगा। और इतना तो आपको पता चल गया होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मान लो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना है, तो ये एनर्जी मुझे याद है, अभी थोड़ी देर पहले मैं उनके साथ था, 12वीं वालों के साथ, 11वीं का रिवीजन कर रहे थे हम लोग। तो उसके अंदर मैंने इस हाइड्रोजन का वो वीबीटी का एनर्जी प्रोफाइल नहीं है, वहां 436 किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी लिखी थी। अगर मैं इसका उल्टा लिख दूं तो मुझे ना एक साइंटिस्ट का नेम याद आ जाएगा, लिवोजियर। भाई साहब ने क्या बोला, इफ द फॉरवर्ड इज एक्सो then backward is always endo, if forward is endo then backward is always exo। तो ये बॉन्ड डिसोसिएट किया, बॉन्ड तोड़ा, तो एंडो हो गया, और बॉन्ड वही जुड़ा तो आपके पास क्या हो गया, एक्सो हो गया। तो ये रूल है, अगर फॉरवर्ड एक्सो है, अरे हम कहां किन चक्रों में पड़े हैं, चैप्टर का नाम नहीं इक्विलिब्रियम, याद करो वहां क्या था। अगर कोई फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो थी तो बैकवर्ड बाय डिफॉल्ट हम एंडो मान के चलते थे। भूल गए सब कुछ मुझे लगता है तुम लोग। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चे, चलो ये चीज है, ठीक है। तो अब मैं इसमें से क्या क्या रब करने वाला था, एटोमिजेशन भी हमारा रब हो गया। अब हाइड्रेशन, आयोनाइजेशन और सॉल्यूशन बचा हुआ है, लो जी। नेक्स्ट टास्क मैं अब कंप्लीट कर लेता हूं, इसके बाद डेल्टा एच आयोनाइजेशन मीन आयन फॉर्मेशन, ठीक है जी। आपने पता क्या किया इसमें, HCl को, HCl को उसके आयंस में कन्वर्ट किया। तो इस पूरे प्रोसेस में जितना भी हीट का यूज है, उसको आपने क्या कहना शुरू कर दिया है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ये बेकार की टर्म्स होती हैं, कोई ज्यादा यूज भी नहीं आती बच्चे, क्लियर। Cl हुआ, H प्लस हुआ, Cl माइनस हुआ, तो यहां जो आपके पास
आयन का फॉर्मेशन। और कई बार पता है रिएक्शन देखकर पता लगा लेना होता है वो किस बारे में बात कर रहा है। मान लो ना क्लोरीन जोड़ रहा है किसी में तो हीट ऑफ क्लोरीनेशन हो जाएगी, पानी जोड़ रहा है हीट ऑफ हाइड्रेशन हो जाएगी, किसी को डिसोल्व कर रहा है तो हीट ऑफ डिसोल्यूशन हो जाएगी। वो कोई बहुत बड़ा पंगा है नहीं आपके लिए ना। तो आयोनाइजेशन में आयंस का फॉर्मेशन हो गया। इसी से मिलती जुलती टर्म देखो ना आपके पास ये भी है, ये भी तो हीट ऑफ आयोनाइजेशन ही है, जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हो पुत्र जी। तो कोई ना इसमें ज्यादा ऐसा नहीं कोई रॉकेट साइंस है, टर्म समझकर उसका एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। ठीक है जी। तो बाकी क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन करेंगे तो और बातें समझ में आ सकती हैं। ये लो जी मैंने आयोनाइजेशन पे बात कर ली, अब हाइड्रेशन और सॉल्यूशन बचा हुआ है। तुम देखते ही समझ जाओगे क्या बोलना चाहता है टीचर ना। लो जी नेक्स्ट टर्म मेरे पास आ रही है, डेल्टा एच हाइड्रेशन। ठीक है जी। इसी को हम सोलवेशन भी बोल देते हैं अगर पानी ना हो। क्लियर। सोलवेंट कौन होएगा जी? वोटर। यहां सोलवेंट कौन होएगा पुत्र जी? अदर देन वोटर। ठीक है। और इसी के पैरेलल में मैं चाहता हूं दूसरी टर्म भी रखी जाए। कौन सी वाली? डेल्टा एच सोल्यूशन। तो सारी बातें एक साथ ही समझ जाओगे। थोड़ा सा मैं धीरे होऊंगा यहां पर। डेल्टा एच सोल्यूशन। ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन का मतलब, फिर मुझे एक चीज याद आ जाती है, चैप्टर पढ़ा हुआ है बच्चे हमने, सोल्यूट को सोलवेंट में डिसोल्व करके सॉल्यूशन बना लो। हाँ, तो यहां आपको लिखना क्या है? डेफिनेशन। डेफिनेशन। क्लियर। हाइड्रेशन के बारे में तो मैं 100% कंफर्म हूं। ये एनर्जी क्या होगी? ऑलवेज एक्सो एक्सो हाइड्रेशन। क्लियर है बच्चे? सुनो ध्यान से। हाइड्रेशन को ना यूं समझो कि मान लो लिथियम को पानी में डाल दिया, तो लिथियम के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल क्या कर गए? खुद को उसके अराउंड अरेंज कर गए ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। पहली बात। डेफिनेशन। हीट इवोल्ड, हीट इवोल्ड ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है जी। कॉपर सल्फेट का नाम तो सुना ही होगा, सॉलिड। यहां आपने लिखा 5 वाटर मोलिक्यूल, CuSO4 अगेन। और एक खास बात नोट करना, खास बात नोट करना, खास बात नोट करना, खास बात नोट किया आपने क्या? हाँ एग्जैक्टली exactly, मजा आ गया, बहुत ज्यादा मजा आ गया, मुगेम्बो खुश हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ स्टेट से बस ये समझा दिया तो मतलब मोक्ष प्राप्ति हो गई। क्लियर है। जब आप हाइड्रेशन सोल्वेशन क्लियर की बात कर रहे हो तो पक्का उस जगह पे इसकी स्टेट चेंज नहीं हुई, आपको सॉलिड का सॉलिड ही लिखना है। भाई जब तुम कॉपर सल्फेट नीले रंग का लेते हो ब्लू कलर का, तो उसमें क्रिस्टलाइन वाटर जो उसके अंदर ही है, उसकी खाली जगहों में ही है, वॉइड्स में ही है, इंटरस्टिशियल स्पेस में ही है, तो फिजिकल स्टेट तो बच्चे सॉलिड ही है ना उसकी। यार एन लिक्विड थोड़ी बन जाता है पानी में जाकर। एन पानी उड़ा दो सोडियम वैसे के वैसे बाहर निकल आएगा। तो एन के अराउंड पानी सराउंड किया खुद को। क्लियर। तो उसको बोल देते हो हाइड्रेशन। और यहां आपके पास डिसोल्यूशन है, तो इसमें मैं रिस्क नहीं ले सकता बच्चे, इसमें मैं रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता, इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता। डेफिनेशन पता क्या होगी? हीट चेंज। क्या आप जागे हुए हैं? वेरी गुड। हीट चेंज इसमें मैं रिस्क नहीं ले सकता बिल्कुल भी ना। हीट चेंज ड्यूरिंग द, बच्चे ये वाला पार्ट ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला वाला पार्ट और इससे पिछला वाला पार्ट था ना, फर्स्ट लो सेकंड लो जीरोथ लो। क्लियर समझ में आ गया? वेरी गुड है। लेकिन उसके जो क्वेश्चंस की फ्रिक्वेंसी है बड़ी कम है, और जो पोर्शन मैं कर रहा हूं इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है। क्लियर। हीट चेंज ड्यूरिंग, और मैं तो फिर इनवाइट करता हूं आपको, जैसे कोई टाइम लगे ना 1-1.5 घंटा, प्रीवियस ईयर पेपर साथ साथ में निपटाते चले जाओ। थर्मो के प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, हाथों हाथ ही कर लो। ठीक है ना। हीट चेंज ड्यूरिंग ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन of 1 mole of substance, 1 mole of substance in the
गिवन सोलवेंट, मैं रिस्क नहीं ले सकता इस पे। मुझे पता है पानी में शुगर डालूंगा तो भाई वो एंडो है, अगर केवेच डालूंगा तो एक्सो है। दोनों ही हो सकते हैं, मुझे क्या पता। एक्सो भी हो सकता है, एंडो भी हो सकता है, लेकिन हाइड्रेशन पे मैं 500% कंफर्म हूं। हाइड्रेशन पिछला वाला वो हमेशा कैसा होएगा, दैट विल बी ऑलवेज एक्सो। एक्सो अट्रैक्शन की टेंडेंसी वो तो। मान लो इसी कॉपर सल्फेट को पानी के साथ लिख लिया, सुनो बच्चे ध्यान से, कॉपर सल्फेट का 1 मोल पानी के साथ, तो पहले ये ना अपने आप को 5 वाटर में कन्वर्ट करेगा। लेकिन उसके बाद मैंने एक्वस लिख दिया, इसके आगे मैंने क्या लिख दिया, ए क्यू। अब दोनों का फर्क समझो। पहले कॉपर ने अपने 5 वाटर मोलिक्यूल एब्जॉर्ब किए, पहले वो हाइड्रेट हुआ, उसके बाद वो एक्वस बना। लेकिन आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू के बाद वही सेम यार, हर एक चीज की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, सैचुरेशन स्टेट होती है। उसके बाद आप 10 20 50 100 150 500 कितने मॉलिक्यूल जुड़ते चलो, हीट ऑफ सॉल्यूशन में चेंज नहीं आना। बच्चे मैं कह रहा हूं सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े हुए हम लोग, क्या बोलता है वो कि 1 मोल सब्सटेंस को 100 ml पानी में डाल दिया, जितनी हीट इवोल्व या एब्जॉर्ब हो गई, तुम 200 ml डाल दो, 300, 1 मोल सोल्यूबिलिटी टच करने के बाद, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आता। After saturation, no change in enthalpy. After saturation, after saturation, no change in enthalpy. ये ना बच्चे एक्वस बन गया ना। स्टेट वर्ड अच्छा नहीं है, लिखने के तरीके में सॉलिड को सॉलिड लिखना वो सोल्वेशन है। स्टेट चेंज की जगह पर आप लिखो कि इट शुड बी रिटन एज एक्वस। क्यों भाई? यार मेरी बात सुनो, कॉपर कॉपर लिक्विड कैसे बन सकता है, मेरे मुझे समझाओ, कॉपर लिक्विड कैसे बन सकता है? हाँ, पहले था 5 से सिर्फ क्रिस्टलाइन वाटर गया, अब क्रिस्टलाइन वाटर की जगह पे एक्सेस ऑफ वाटर चला गया, बस ये फर्क है, घुल गया उसके अंदर, है ना। यू समझो ना यार, ये कॉपर सल्फेट 5.2 है, 5H2 है, और अगर इसको मैं पानी में डाल दूं ऐसे करके, क्लियर, और फिर तुम्हें जो सॉल्यूशन दिखेगा वो कॉपर सल्फेट 5H2 का नीले रंग का सॉल्यूशन है। उस प्रोसेस में जो हीट इवॉल्व होगी वो हीट ऑफ सॉल्यूशन है। और ये कॉपर प्लस लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है? हाँ एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली, क्लियर है। नो चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है, फर्दर सेचुरेशन के बाद एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होएगा। तो ये ना अभी कम से कम मेरे को तब तक मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगी जब तक मैं कम से कम 5 4 क्वेश्चन करवा ना दूं। मैं पीछे जा रहा हूं, ये काम तो हमने कर लिया था ना, ये तो कर लिया था हमने, ये वाला क्वेश्चन तो। बेंजीन टेक्स प्लेस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हाँ हाँ हाँ, ये करा जा चुका है। इसके पीछे क्वेश्चन थे नहीं, मैं आगे क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ ना बच्चे, एक्चुअल नहीं तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी। ये लो जी, इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाते हैं। मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, तुम ना समझने की कोशिश करना, पूरा सोल्व नहीं करेंगे बच्चे इसको, समझेंगे कि दिमाग सेट है कि नहीं है। एक एक क्वेश्चन पढ़ के पागल हो गए यार ये क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन हाँ हाँ ठीक है चल रहा है, प्रॉपर समझ में आ रहा है, दूसरा क्लियर, ये दे दिया उसने तो मैं यूं समझाऊं, ये लिखा जी NH4 NO3 सोलिड, ओके, N2 गैस फॉर्म, डन होगी बात, फॉर्मेशन है ना बच्चे। ओए हाँ करो यार, ऐसे लगता है कि मैं ना अकेला क्लास में बैठ के कमरे में बैठ के ना जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ। हाँ, डेल्टा एच फॉर्मेशन हो गया मेरे पास -367.54, जो उसने कहा मैंने कर दिया, इतना इतना काम। लो जी, मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस वन, ठीक है जी हो गया, एंड दोज ऑफ N2O, N2O क्वेश्चन अगर लिख भी लिया ना उतने से समझ में आ जाएगा। N2 ये लाफिंग गैस आपको पता ही है, गैस गैस डेल्टा एच 81, पहला 81 ही इसके साथ ना 0.46, फिर उसने कहा जी पानी H2 हाफ O2 डेल्टा एच -285.6, ठीक हो गया, यहां तक डन हो गया।
उसने कहा रिस्पेक्टिवली डन, ये सब डन, ये सब डन, कैलकुलेट डेल्टा एच एंड डेल्टा यू ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन है NH4 NO3 N2O गैस। नीचे इसके सॉल्यूशन में मत झांकना, प्लीज मत झांकना। लो जी, मैं आपको गाइड करना शुरू कर रहा हूं हल्का सा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ठीक है। और ये हमारी डिजायर्ड इक्वेशन है। मैं कह रहा हूं सारे लोग अगर साथ में आ जाएं तो सबका भला हो जाएगा। और बैठे किस लिए हो बच्चा? अपना भला करवाने के लिए बैठे हो ना। इक्वेशन 1 को एज सच सीधा सीधा सॉरी उल्टा लिख दो। क्यों लिख दें भाई? डिजायर्ड इक्वेशन में अमोनियम नाइट्रेट किस साइड है? रिएक्टेंट। यहाँ का है प्रोडक्ट साइड। तो इक्वेशन 1 को, हाँ बिल्कुल, इक्वेशन 1 को एग्जैक्टली आप क्या कर दोगे? रिवर्स। तो रिवर्स करने से ये प्लस 367.54 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, डिजायर्ड इक्वेशन में N2 N2 N2, बढ़िया बात है। इक्वेशन 2 को सीधे लिख दो, प्लस 81.46 हो गया। इसका N2O, इसका N2O सेम साइड है। इसका अमोनियम नाइट्रेट, इसका उल्टी साइड था, ठीक है जी। तो अब मेरे को पानी चाहिए, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। और माइनस 280 का 5 होता है 60, 570, 571.2 मेरे ख्याल में ऐसा ही हो जाएगा। क्लियर है? अब इन तीनों को जोड़ दो, डिजायर्ड इक्वेशन मिल गई, इससे आंसर आ जाएगा। इससे क्या निकला? डेल्टा एच। और डेल्टा ई निकलवाने के लिए क्या कर लोगे आप लोग? फॉर्मूला, ये लिक्विड, ये सॉलिड, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई -1 NRT, 10, नहीं +1 RT। डेल्टा NG प्लस है ना? बोलो। नहीं, एन तो तब लिखते हैं ना बच्चे जब हमारे पास किसी भी रिएक्शन के ड्यूरिंग गैस बन रही हो और हम वर्क निकालना चाहते हो। जिंक और पानी की रिएक्शन होगी, वाटर हाइड्रोजन बन गया, तो उससे एक्सपेंशन वर्क हुआ। उस एक्सपेंशन वर्क को कैलकुलेट करने के लिए एनआरटी यूज कर रहे होते हैं हम लोग, है ना। इस क्वेश्चन की थीम दिमाग में बैठी है आप लोगों के? कोई भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड मेरे से बात करना चाहता हो तो कर लो। पहले इक्वेशंस को लिखो, फिर डिजायर्ड इक्वेशन लिखो। उस डिजायर्ड इक्वेशन को गेन करने के लिए पहली इक्वेशन को उल्टा करना पड़ रहा है, दूसरी को सीधे लिखना पड़ रहा है, तीसरी को सीधे लिखना पड़ रहा है 2 से मल्टीप्लाई करके, और सबको जोड़ के फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इस पे तुम अपना दिमाग लगाना और मुझे बोलना सर हमने कर लिया, मतलब कैलकुलेशन नहीं करनी, आइडिया। आइडिया कैलकुलेशन करने में तो 5-4 मिनट लग जाएंगे। दिए 2 मिनट पूरे आपको, कूल रह के सोचना इस पे। सॉल्यूशन मत पढ़ना पहले कि सॉल्यूशन पढ़ के क्वेश्चन बना दिया। मुझे मत देखो मैं क्या कर रहा हूं, आप अक्ल लगा पा रहे हो क्या?
हाँ भाई, चले तो नहीं गए कहीं पे? आप समझे मैंने क्या क्या लिखा? उसने कहा एंथैल्पी ऑफ द कंबशन, ये रही हाइड्रोजन कंबशन, ये रहा, और कंबशन इज ऑलवेज 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 एक्सोथर्मिक, एक्सो एक्सो एक्सो। ठीक हो गया? अब अगली वैल्यू उसने खुद दी 227, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन। नहीं तो ये साइन यूज कर लेता वो, साइन यूज ने नहीं किया तो हमने भी साइन यूज उसके वाले ही कर लिया। वैसे ना कोई अच्छा क्वेश्चन बनेगा ना, जब यहाँ तो शायद थोड़ा सा इग्नोरेंस चल रही है, बेस्ट जो भी किसी एग्जाम का, इसलिए बोलता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर देखकर ना कॉन्फिडेंस को डबल कर लिया करो, पेपर के साथ चैप्टर के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर, तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा आपका कि यार वो बिल्कुल परफेक्ट लिख रहा है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इतनी है, तो वही साइन यूज करना है आपने। इवन मैं मान के चलता हूं कि अगर यही क्वेश्चन किसी एग्जाम के अंदर आ जाए, देखो वैसे इसने यूज कर लिया माइनस माइनस माइनस, ये बढ़िया बात होगी, मैं इग्नोर कर रहा था, माइनस और यहाँ प्लस, तो टेंशन ही खत्म होगी। खुद ही कह रहा है माइनस 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 और यहाँ प्लस, झंझट से छुटकारा मिल गया। मुझे गाइड करो फटाफट, क्या करना पड़ेगा जल्दी से। कौन बच्चा बोलेगा? फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई, सेकंड वाली को भी 2 से मल्टीप्लाई। हाँ हाँ, रिवर्स करना है, ठीक है। फोर्थ को भी रिवर्स करना है, तो ये अपने आप ही -1 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट ही। ठीक हो गया? तो क्या इससे ये डिजायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी पक्का? चलिए ट्रायल करके देख लें, एक एक ट्रायल कर ही लेते हैं कि छोड़े। मैं करता हूं, ठीक है। 2 2 2 डन हो गया, -394 × 2, और जैसा जपनीत ने कहा 2 को भी 2 से, 2H2O2 2 वोटर -286 × 2। तीसरी इक्वेशन को उल्टा लिखना है, 2CO2 3 वोटर C2H6 3.5O2 और प्लस 1560 हो गया। और चौथी को भी उल्टा लिखना है, C2H2 C2H6 सॉरी C2H2, इसका आंसर ये लिखा हुआ है शायद नीचे, ये वाला ही होना चाहिए। ये अगले पेज पर होएगा, हाँ अगले पेज पे आ रहा है आंसर, ये रहा, -313। चेक कर लेते हैं, देखते हैं ना पहले डिजायर्ड इक्वेशन जो तुमने गाइड किया था उससे बन रही है कि नहीं बन रही है। तो अगली इक्वेशन को भी मैंने उल्टा लिख दिया। कहाँ है ये वाली इक्वेशन? चाहिए ना, ये C2H2 2 कार्बन हाइड्रोजन, और ये उल्टा लिखा 227। डिजायर्ड इक्वेशन क्या थी आपके पास? इथाइन चाहिए, मिल जाएगा, और इथेन चाहिए, मिल जाएगा। क्या बाकी सब चीजें कट रही हैं क्या? मुझे लग रहा है पानी नहीं कट रहा। हाँ इसलिए मिले, तुम्हारा आंसर आया नहीं बच्चे। हाँ इसलिए नहीं आया ना, सब कटा नहीं ना आपस में, कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा 2 कार्बन भी कैंसिल हो जाएंगे, और हाइड्रोजन वाले को, इसको इसको भी तुम मल्टीप्लाई करोगी तभी बात बनेगी, या फिर इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा बच्चे। इसके अंदर तुम्हारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, और यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। बैलेंसिंग में तो नहीं गड़बड़ कर रखी ऊपर कहीं? 4 और 3 साथ थे, तो 3.5 सही लिखे हुए हैं। तो C2H6 की कंबशन की रिएक्शन आपने यूज की नहीं अभी तक ना, वो रिएक्शन यूज नहीं किया आपने अभी तक इसमें। कौन सा नंबर था वो? तो थर्ड में तो 3.5 CO2 है ना बच्चे, वो हमने गड़बड़ की है कहीं पर। 3.5 O2 है, 3.5 O2 ये रहा, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके, फिर इसमें कहाँ गड़बड़ हो रही है कुछ देखो। 2 कार्बन से 2 कार्बन, CO2 से CO2 कट गया, ये ऑक्सीजन हमें चाहिए नहीं, और यहाँ ऑक्सीजन ये 3 है, हाफ का फर्क पड़ रहा है कहीं ना कहीं।
हम्म। हाफ से, हाफ से और हाफ से, फिर तो दो बच गए। हाँ, तो ऑक्शन मतलब एक कोई इसमें ऐसी इक्वेशन है जिसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, जिससे ऑक्सीजन भी कटे और ये भी कटे आपस में ना। और हमारे पास इक्वेशन हाइड्रोजन वाली ऑक्सीजन वाली है, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो बात बन सकती है ना। तो एग्जैक्टली दोनों तरफ के ऑक्सीजन और वाटर दोनों कट जाएंगे। इसका मल्टीप्लाई हाफ की जगह पे किससे कर देना, 3/2 से। तो चांसेस फिर हाइड्रोजन का फंस जाएगा, कर देख लेना। ऊपर बैलेंस करने में तो नहीं दिक्कत की, सी प्लस ओ टू है, सी ओ टू है, हाइड्रोजन प्लस हाफ ओ टू एच टू है, सी टू एच सिक्स 3.5 ठीक है, 2C प्लस एच टू सी टू एच टू है, इसमें तो कोई दिक्कत की नहीं हमने। और ये सी टू एच टू दो हाइड्रोजन से क्या बन गया, इथेन। ये भी बिल्कुल ये परफेक्ट चल रही है लाइनें तो सारी की सारी। इसको देखिए इसने सोल्यूशन में क्या लिखा है। यहाँ ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 2, 1 मतलब कौन सी होगी, ये हमने किया है, हाँ किया है। एंड इक्वेशन 2/3, ये वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हाइड्रोजन हो गए। और फिर इनको ऐड कर दिया है, आगे चलकर सब्ट्रैक्ट कर दिया सीधे, तो इसने आंसर बना दिया। चलो एक बार इसको ना टैली कर लेंगे। तुमने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है क्या, या तुम्हारे सिनॉप्सिस में हो, इसको ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम नहीं खराब करते हम। ठीक है, इसको वापस ट्रायल कर लेना। लो जी, एक ये लास्ट कर लो ना, फिर मैं सेकंड लो पे चलता हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे हम लोग। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है तुमने। हाँ जी, ये तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट एक्वस से कॉपर सल्फेट 5 वाटर एक्वस बन गया। हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर, तो एनहाइड्रस ये रहा। और आपको बताया था जब भी कभी किसी एनहाइड्रस को सॉल्यूशन करोगे, पहले वो अपने बराबर अमाउंट का वाटर एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद एक्वस होएगा। हीट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब डिसोल्व करना होता है ना बच्चे। इस क्वेश्चन में यस बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, या मैं करवाऊं। हाँ सिंपल ये करना था, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बस सीधा से सब्ट्रैक्ट करके परिमाण आंसर आ जाएगा। बस ये इक्वेशन लिखनी आएगी ना तब बात बनेगी, अगर ये नहीं लिखनी आती है ना तब मामला बिगड़ जाएगा सारा का सारा। फिर हमें पता ही नहीं चलेगा हमें करना क्या है। उसने कहा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो ये कॉपर सल्फेट है, हमें कॉपर सल्फेट 5 वाटर चाहिए। बोलो बच्चे, तुम्हें कॉपर सल्फेट का इस, मेरी बात याद करो ना पीछे वाली, मैं तुम्हें वहीं लेके चलता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। मुझे अगर हाइड्रेशन निकालना है तो दोनों सॉलिड होने चाहिए ना। तो अब थोड़ा सा नजर मारना विभू, तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगी बात। मुझे कॉपर सल्फेट से कॉपर सल्फेट 5 वाटर चाहिए, मुझे कॉपर सल्फेट से कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 एक्वस नहीं चाहिए। हाँ, इसको सीधा इसको उल्टा दूसरी बार बोल सकता हूं अगर तुम चाहो तो, तभी मैं रुका हुआ हूं बच्चे। मुझे पता ही दिक्कतें आपको आएंगी, अभी मुझे ही समझा के जाना पड़ेगा तुम लोगों को। क्लियर ना, वो पीछे थ्योरी में लेके जा रहा हूं तभी मैं चिल्लाता हूं वहां पे, लेकिन फिर मैं एक और बात चिल्लाता हूं, अकेली थ्योरी से कुछ नहीं बनना, क्वेश्चन करने पड़ेंगे साथ में। जस्मीन ने कुछ कहा या कुछ घर पे बात कर रही है वो।
जस्मीन कुछ प्रॉब्लम थी बच्चे सब्जेक्ट में? ओके, ये 21 हम कर चुके हैं। चलो, अब मैं इन क्वेश्चंस को स्किप इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये वाला भी हमने डन कर लिया था। ये ऑलरेडी डन है बच्चे, ये वाला। ये कर ले, ये कर लेते, ये हाइड्रोजनेशन वाला ही तो ना। ये लो जी, ये कर लेते हैं ना, फिर हमारे पास सारी वैरायटी हो जाएगी। ये चाहते हो ना आप? ये लो जी, देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इतनी है अलग अलग, ठीक है। एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ये -46 है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही होगी इनडायरेक्टली। तो N2 लिखा हाफ, 3/2 क्या लिखा H2, क्या बना दिया 1 मोल ऑफ अमोनिया। यार कि हमें फॉर्मेशन में 1 मोल से ऊपर वैसे ही नहीं बनाना होता, ठीक है। अब हमें पता है, हम डेल्टा एच रिएक्शन जानते हैं कितना है जी, -46। और आपको बताया था जब बॉन्ड एनर्जीज दे रखी हो तो सीधा सा ट्रिक यूज करो, रिएक्टेंट की एनर्जी को कितनी थी, हाँ 941.8 इंटू हाफ। ये N2 हो गया बच्चे। हाइड्रोजन की कितनी थी, 436 इंटू 3/2। इन दोनों को सम कर लो, ठीक है। और समीशन ऑफ प्रोडक्ट ये तो आसान ही था। वट इज द एंथैल्पी ऑफ एटोमिजेशन, अगर आपको रिएक्शन की दे रखी है तो आपके पास अमोनिया क्या आ जाएगी, बाय 3 कर देना, एग्जैक्ट आंसर। क्योंकि हीट ऑफ एटोमिजेशन, ये प्रोडक्ट लिख लेते हैं, चलो ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करते। अब देखो, ये पता है, ये पता है, तो प्रोडक्ट निकल आएगी। अब प्रोडक्ट के लिए अगर तुम बात करो कि प्रोडक्ट को तोड़ना है तो एक N 3 हाइड्रोजन बनेंगे। तो जो प्रोडक्ट की एनर्जी आई ना बच्चे, उसमें बाय 3 कर देना, सीधा आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ, करना ही पड़ेगा बच्चे, सारी डेफिनेशन ही हमारी पर मोल पे बेस्ड है। कोई भी हीट ऑफ एटोमिजेशन, हीट ऑफ सोल्यूशन, हीट ऑफ सॉल्वेशन, क्लियर, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ ओनली फॉर 1 मोल। वो उसने पर निकाल लिया ना, उसने 3 BH निकाल लिए, फिर बाद में जाकर 3 कर दिया, और मैंने उल्टा कर लिया गेम। मैं इसके सोल्यूशन पे नहीं गया ना। सोल्यूशन पे जाओगे तो देखो, यहां तुम्हारे पास क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में हमने कर दिया था, यहां 3 NH बॉन्ड होंगे ना ऑलरेडी, ठीक है। अब 3 NH है तो एक एक NH की आ गई एनर्जी। तो अगर वो NH बॉन्ड डिसोसिएशन कहे तो सीधा सा आंसर आ गया, कौन सा वाला, कि तुम्हारे पास 3 NH की एनर्जी। लेकिन अगर तुम्हें बोले इस पूरे मोलिक्यूल को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी, तो तुम्हें कहेगा 3 NH, NH1, NH2, NH3, इन तीनों का सम कर लो या तीनों को NH से मल्टीप्लाई कर लो। सुनो ना, ये अमोनिया है, डन होगी बात। एक नाइट्रोजन बना, 3 हाइड्रोजन बने, यहां मोल एक टूटा, 3 आपके पास बोन टूटे, जो एनर्जी आएगी उसको हीट ऑफ एटोमिजेशन। तो यहाँ 3 NH की आ गई, इसीलिए एक NH की एनर्जी निकली इंटू 3 कर दो, या इसको सीधे निकाल लो अमोनिया की, वो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। कान किधर से पकड़ लो, आंसर तो वही है। आपके कहने से मैं क्वेश्चन को वापस समझा सकता हूं। 2 का लिया उसने, या एक पूरा ले लिया, या इंटू 6 कर लिया। मैंने यहां 1 कर लिया था, या हाफ कर लिया था, या 3/2 कर लिया था, बात तो वही है। लो जी, अब हम शुरू कर रहे हैं अपना गेम अगला। टाइम 10:30 है और 10:55 तक हमारी क्लास चलेगी, 25 मिनट है। थोड़ा सुनते रहना, कलेक्शन ऑफ फॉर्मूलाज क्या आएगा सुनो। ये मेरे पास लिमिटेशंस है बच्चे, क्लियर। मैं इसमें पैरेलल में लिखता रहता हूं, तुम्हारे काम की बात जो मैं लिखूंगा वो होगी, ठीक है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक स्टेट्स दैट व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपीयर इक्विवेलेंट अमाउंट। अब काम की बात क्या है, ये रही, डजंट टेल अबाउट द एक्सटेंट टू विच सच कन्वर्जन कैन टेक्स प्लेस। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसने मुझे ये नहीं बताया कि एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन मार्क है। 10% रिएक्शन हुई, 50% रिएक्शन हुई, 20% रिएक्शन हुई, 50%, कुछ नहीं बता रहा। एज वेल एज डायरेक्शन,
डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इसका लिमिटेशन है। नो एफिशिएंसी, नो डायरेक्शन। तो जो ये लिखा हुआ है ना, मैंने सिर्फ रेफरेंस लिखा है। अब तुम्हें समझ में आ जाएगी बात। इसने हमें रिएक्शन 10% हुई, 20% हुई, 50% हुई और किस डायरेक्शन में हुई कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा। कौन? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इतनी बात अगर आपको समझ में आए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये देखो ना, डायरेक्शन डन, specified change can occur spontaneously or not, no discussion about delta g। होएगा कि नहीं होएगा उसने कहा मुझे क्या पता, मैंने हीट सप्लाई कर दी है, होए नहीं होए मुझे नहीं पता, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, स्पॉन्टेनियस है नहीं है। और आप सारे स्मार्ट हो, डेल्टा जी जब भी नेगेटिव होता है फॉरवर्ड, डेल्टा जी जब भी पॉजिटिव होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। और एक बात और ही जोड़ दें साथ में, उसमें तो आप सुपर स्मार्ट हो, डेल्टा जी जीरो मतलब इक्विलिब्रियम। इस पेज पे जो बातें मैंने बोर्ड पे लिखी है वही काम की है। नो डिस्कशन अबाउट डायरेक्शन, नो डिस्कशन अबाउट एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। क्लियर? और ये भाई साहब पता है क्या बोल रहे हैं, सबसे बड़ी कमजोरी जो मैंने आपसे 2 दिन पहले हाईलाइट की थी, ये कह रहा इक्विवेलेंट अमाउंट, मतलब हर एक इंजन की एफिशिएंसी 100% है। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है एफिशिएंसी तो 100% होती भी नहीं, फिजिक्स बोलती है ऐसा। हीट एनर्जी कांट बी कंप्लीटली, वो तो हमें भी पता है, क्लियर, इनटू एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क विदाउट प्रोड्यूसिंग सम चेंज एल्सवेयर। तो कहीं ना कहीं इस लाइन का मतलब पता है क्या है, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बात को सुनना बच्चे, मैं बताता हूं आपको। मेरी क्लास चलेगी 1 घंटे 10 मिनट तक, तुम्हारी समझ में जितनी रह गई वो डेल्टा जी है। और मुझे नहीं लगता कोई इस गारंटी चैलेंज के साथ बोल दे कि 100% डेल्टा जी में बदल गया। डेल्टा एच मैं हूं, डेल्टा जी जो आपको समझ में आया, और टी डेल्टा एस जो ऊपर से निकल गया। पढ़े हम। द हीट अमाउंट, मेरी एनर्जी, कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एन इक्विवेलेंट अमाउंट, कांट, ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चे। ये 90% हो सकता है, 95 हो सकता है, 80 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 चेंज टू 100 नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी लाना चाहता है वो। स्पॉन्टेनियस का मैं सिंपल मतलब लिख दूं, मैंने क्या था, लिखे हुए भरोसा मत करना, जो मैं लिखूंगा साइड में हैंड रिटन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होएगा। क्लियर? पहली बात, इटसेल्फ कैटलाइज्ड। दूसरा, व्हाट मीन ऑफ स्पॉन्टेनियस, इस पे भरोसा रखो बस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, अपने आप चले, इटसेल्फ कैटलाइज्ड अपने आप चले, या फिर मूव्स ड्यू टू इनिशिएशन। बट एक बार इनिशिएट कर दो, इनिशिएट कर दो। अब कभी तुमने देखा होगा ना, मान लो कार का इग्निशन दे दो, स्कूटी का इग्निशन दे दो, मोटरसाइकिल का इग्निशन दे दो, चाबी तो घुमाई, इंजन स्टार्ट हो गया, चल भी। ऐसे थोड़ी एक एक हाथ से चाबी को पकड़े रखते हो ऑलवेज, फिर रेस दिए जा रहे हो, इज इट? चलो, हाँ जी। इट सेल्फ कैटलाइज्ड और मूव ड्यू टू इनिशिएशन। मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या बोला आपसे, स्पॉन्टेनिटी का मतलब, अगर आप कार की को घुमाकर परमानेंटली थोड़ी ऑन रखते हो, ऐसे मतलब हाथ से दबाई हुई और दूसरे से रेस या पैर से रेस क्लच दबाई जा रहे हो, इज इट कि परमानेंटली तुमने कार की को ऑन पे रखा हुआ है ऐसे दबाकर हाथ से, इनिशिएट करने के बाद छोड़ देते हो ना, भी कार स्टार्ट हो गई। तो अगर मैं स्पॉन्टेनिटी का मतलब समझना चाहता हूं तो या तो जो रिएक्शन खुद से चलनी शुरू हो जाए, या फिर क्या करनी पड़े, इनिशिएट करानी पड़े। तो अब इस बात को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं जी। जैसे एक्सिल अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड बन गया, ये ऐसी रिएक्शन है जिनको कोई इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यार सिंपल पानी पड़ा रहे, वेपर बनता जा रहा है, इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और 2NO2 2NO2 इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट है नहीं। फ्लो ऑफ द वाटर फ्रॉम डाउन अ हिल, इसका मतलब इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट है नहीं। पानी, ओए ओए जपनीत जी, वेपर तो 1 डिग्री पे भी बन रही है पुत्र, 2 डिग्री पे भी बन रही है, 4 डिग्री, स्टीम थोड़ी कह रहा हूं बेटा। वेपराइजेशन तो 2 डिग्री पे भी हो रहा है। चैप्टर का नाम, हाँ बिल्कुल है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ आ गया। नहीं समझे मेरी बात को? है ना? डू नॉट रिक्वायर एनी इनिशिएशन,
जिसको इनिशिएशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये याद है HCl अमोनिया मिलके व्हाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl बनाते हैं। लिक्विड का गैस जैसे अभी जपनीत ने पूछा 2NOO2 2NO2 ब्राउन रेड ब्राउन कलर बनता है ना। एंड फ्लो वाटर डाउन अ हिल, जो तुम देखते ही हो आसपास में देखते, हाई से लो की तरफ अपने आप ही चलता रहता है। तो इनमें इनिशिएशन की नीड नहीं है। तो फिर मैं आपसे बोलना चाहूंगा, प्लीज 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 गो फॉर ओनली द हैंड रिटन मटेरियल। मेरे को लिमिटेशन ऑफ फसलों में क्या दिखा, जिस एफिशिएंसी नहीं बता पा रहा, डायरेक्शन नहीं बता पा रहा, स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी नहीं बता पा रहा। कहते जी स्पॉन्टेनिटी है क्या, मैंने कहा जो खुद से चले। क्या मेरी सुंदर सी शक्ल दिखनी शुरू हो गई है तुम्हें? वेरी गुड। हाँ जी, स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी, जो खुद से चले और जो इनिशिएशन से चले। तो मैंने एग्जांपल्स दिए ये वाले। लो जी आगे बढ़ते हैं। इनको थोड़ा सा स्टार्ट करना पड़ेगा आगे, इनको थोड़ा सा स्टार्ट करना पड़ेगा, रिक्वायर सम इनिशिएशन। जैसे ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन है तो इलेक्ट्रिक स्पार्क की रिक्वायरमेंट है। जब कंबशन करवाना है तो एक बार जला के तो छोड़ना पड़ेगा ना। अभी लोहड़ी आ रही है 13 तारीख को या 14 तारीख को, जब भी होगी, बस एक बार स्टार्ट करके छोड़ दो, अपने आप जलता रहेगा। ऐसे थोड़ी परमानेंटली आग देते रहते हो उसको। क्लियर? ऐसे ही तुम्हारे घर में जब भी तुम LPG गैस को यूज करना शुरू करते हो, एक बार इनिशिएट कर दो, कहानी खत्म। क्लियर? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जनरली मूव इन वन डायरेक्शन ओनली। वही तो कह रहा हूं बच्चे, डेल्टा जी जिसका नेगेटिव है दैट प्रोसीड्स ओनली इन सिंगल डायरेक्शन। और उसके बारे में आपसे पहले भी बात हुई थी। मैक्सिमम स्पॉन्टेनियस नहीं, स्पॉन्टेनियस मतलब ही क्या होता है, नेचुरल, अपने आप चल रहे हैं। या फिर थोड़ा सा स्टार्ट कर दो फिर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 4 पेज हमने कवर किए, तुम्हें खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि इसमें बोला ज्यादा है और काम की बात सिर्फ 1-1.5 पेज की है। क्या? लिमिटेशन, नो एफिशिएंसी, नो डायरेक्शन, नो डिस्कशन अबाउट स्पॉन्टेनिटी नॉन स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी खुद चलने वाला, नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद ना चले, जिनको चलाना पड़े। ऑलवेज क्लियर, परमानेंट, एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई करके रखनी पड़ेगी। परमानेंट एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई करके रखनी पड़ेगी। परमानेंट एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई करके रखनी पड़ेगी। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब डेल्टा जी कैसा हो गया, पॉजिटिव। क्लियर? अब मुझे वो जितना भी आगे समझाएगा, मैंने फिर कहा मेरे लिखे पे विश्वास करना। डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, थोड़ा सा मेरे साथ टिककर नंबर 1 पे आते हैं। क्या कह रहा है जी? एंथैल्पी चेंज एज ड्राइविंग फोर्स, मतलब इसके बारे में बात कर रहा है। और आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स के कोई भी फॉर्मूले डिराइव्ड नहीं है, एम्पेरिकल है। ये क्या है? हीट। ये क्या है? हीट। ये क्या है? हीट। हीट इज इक्वल टू हीट माइनस हीट। बोलो जी। अभी करता हूं, तुम्हारी बातों के सारे जवाब इस डिस्कशन से हो जाएंगे जो मैं अब लिखने वाला हूं। सारी बातों के जवाब देता हूं, मेरे साथ सिर्फ तुम्हें रुकना है 5 मिनट सिर्फ। तुम्हारा क्वेश्चन मैं समझ गया, अगले 5 मिनट बाद सेम क्वेश्चन मेरे पे दाग देना तुम। 5 मिनट दे दो मेरे को सिर्फ। डेल्टा एच मैंने ले लिया पॉजिटिव, ठीक है, मतलब क्या ले लिया, एंडो। ठीक है भाई। डेल्टा एस मैंने अगेन ले लिया पॉजिटिव। एंट्रोपी डेल्टा एस का नाम है। आपको थोड़ी देर में मजबूरियां दिखाएंगे कि सिर्फ एंडो बेसिस पे आप डेल्टा जी को नेगेटिव नहीं कर सकते हो। आपको दो चीजों की साइमल्टेनियस रिक्वायरमेंट होगी, डेल्टा एच बी और डेल्टा एस बी। बच्चे मैं कह रहा हूं ना, उलझो ही मत। अगर आपको स्पॉन्टेनिटी चाहिए तो एंथैल्पी चेंज भी करना पड़ेगा और एंट्रोपी चेंज भी करना पड़ेगा। क्लियर है? एक चीज से काम कभी नहीं बनता। सुनो मेरी बात को, ये एंडो और ये आपके पास बढ़ गई, एंट्रोपी इंक्रीज कर गई। मान लो इस फॉर्मूले में मैंने इसको अप्लाई कर दिया, ये प्लस है, यहां प्लस है, तो ये कंडीशनल, सुनो ध्यान से, ये कंडीशनल स्पॉन्टेनियस हो सकती है। अगर डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो जाए तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर मेरे पास डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो ये बाय डिफॉल्ट ही कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। तो इस बात को मैं ऐसे बोलूंगा,
those reactions which are endothermic in nature are favored by increase of entropy. दूसरी बार बोल रहा हूं, those reactions which are endothermic in nature are favored by increase in entropy. जिसकी एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, सिस्टम स्पॉन्टेनियस होता चला जाएगा। लेकिन अगर एंडोथर्मिक है, चलो गोली मारो एक बात को और, आपका अगर कोई एंडोथर्मिक, मैं कह रहा हूं एक बार उस चैप्टर में पहुंचो जो तुमने पढ़ रखे हैं, इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रेडॉक्स। एक लाइन बोलता हूं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस को फेवर करने का तरीका क्या है? टेम्परेचर बढ़ाऊं या घटाऊं? सिंपल बोलना, एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करने का तरीका टेम्परेचर बढ़ाऊं या घटाऊं? यही तो कर रहा हूं बच्चे, यही तो कर रहा हूं। तभी कह रहा हूं कि ये चैप्टर अलग नहीं है, जो पढ़ा उसमें से निकाल के यहां लिख दिया। एवरी एंडोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड बाय हाई टीएस, तो ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी तो वो फॉरवर्ड चलेगी पुत्र। चैप्टर का नाम इक्विलिब्रियम, चैप्टर का नाम सॉल्यूशन। नथिंग इज डिफरेंट। अब वही चीज वापस पढ़ रहे हो जो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ी थी। अब सुनो यहां पर बी कंडीशन, मान लो डेल्टा एच को नेगेटिव कर दो और डेल्टा एस को भी नेगेटिव कर दो, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा जी? नेगेटिव डेल्टा, यहां हो गया प्लस टी डेल्टा एस। इस बात को आप समझ पाओ तब तो फायदा है। डेल्टा एस मैंने क्या कर दिया, तो इसलिए पॉजिटिव हो गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस फॉर द एंडोथर्मिक एक्सो, या फिर रिएक्शन शुड बी प्रोसीड इन स्पॉन्टेनियस। तो ये तो बातें वो हैं जो आज तक हमने पढ़ी हैं। हर एक एंडो टेम्परेचर बढ़ने से आगे चलती है, हर एक एक्सो टेम्परेचर घटने से आगे चलती है, तो यही तो लिखा है मैंने। अब मैं तीसरा सीन और बनाता हूं। डेल्टा एच मैंने प्लस कर लिया, डेल्टा एस मैंने माइनस कर लिया, ठीक है जी। तो डेल्टा जी क्लियर है, डेल्टा जी यहां लिख दिया, डेल्टा एच यहां लिख दिया, प्लस टी डेल्टा एस। इसके लिए सारी जिंदगी एफर्ट कर लो भाई साहब, इतने निकम्मे और ढिठे हो गए हैं कि ये कभी भी स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं सकते, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। जिसकी एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है और एंडोथर्मिक प्रोसेस है, वो लाइफ टाइम। ऐसे कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कंडीशंस टू मेक द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, आपने कहा जी नेवर स्पॉन्टेनियस। जिसकी डेल्टा एच पॉजिटिव हो, डेल्टा एच नेगेटिव हो, उसके लिए ऑलवेज कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, डेल्टा जी कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? अब मैं इसकी सी कंडीशन के बाद डी कंडीशन, उसका उल्टा कर दें। डेल्टा एच क्या कर दिया? नेगेटिव। डेल्टा एस क्या कर दिया? पॉजिटिव। क्लियर? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस, एक सेकेंड, टी डेल्टा एस। ये ऐसे हैं जो ऑलवेज 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 कैसे हैं? स्पॉन्टेनियस। अब जपनीत का क्वेश्चन आ सकता है, बोलना बेटा। वो तो लेवोजियर लो लगेगा, फॉरवर्ड इज एक्स। हाँ तुम्हारी बात पे यस, लेवोजियर। बच्चे डेल्टा जी क्या है? ये एनर्जी है जो यूज हुई है, यूजफुल एनर्जी है। तुम ना, मैं तो कह रहा हूं ना, इस इक्वेशन को समझो, फिर तुम्हें कुछ नहीं करने की नीड है। मतलब सारे बच्चे जो क्लास में बैठे हैं इसको समझो। पता है क्या है? ये क्या है? यूजफुल वर्क। ये कौन है? ये कौन है? टोटल हीट। और ये पता है कौन है? हाँ एग्जैक्ट। ये तुम्हारे 100 रुपए हैं, ये तुम्हारी जेब में 100 रुपए हैं, ये तुम्हारी जेब में 100 रुपए हैं। अगर किताब खरीदी तो वो 70 रुपए, और 30 रुपए का तुमने कुरकुरे का पैकेट खा लिया, वेस्ट हो गए, लिटरली वेस्ट हो गए। कुछ लोग उल्टा बोलते हैं, सर 30 रुपए कहाँ मांगे, 70 वेस्ट हो गए। है ना? मैंने कहा अपनी अपनी थॉट है, जो लगाना चाहो। वेस्ट, टी डेल्टा एस वेस्ट है और ये यूजफुल है। जो अब दिमाग लगाओ ना, हीट इज इक्वल टू हीट माइनस हीट है, हीट इज इक्वल टू हीट माइनस हीट है। तो कोई भी फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ना
डिराइव्ड नहीं है, यहाँ सारे एम्पेरिकल है। तो यहाँ आपको पहले कंडीशन बनवाएगा कि क्या मैं डेल्टा एच को मैंने कहा कुछ भी करने की नीड नहीं है, जो कंडीशन मैंने आपको बनाकर दी है उस पे भरोसा रखो और वहां से सब कुछ बोल के निकलो। अब ये देखो आगे, रैंडमनेस, जब वो मजबूर हो जाएगा ना कि डेल्टा एच प्लस हो डेल्टा एच माइनस हो, दोनों केस में डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है। दूसरी बार बोल रहा हूं, अगर डेल्टा एच एंडो हो, अगर डेल्टा एच एक्सो हो, दूसरी तीसरी बार बोल रहा हूं, अगर डेल्टा एच एक्सो हो, डेल्टा एच एंडो, दोनों केस में डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है। तो उसको कंट्रोल करने वाला एक फैक्टर और है, उसको बोलते हैं रैंडमनेस, उसको बोलते हैं एंट्रोपी। ठीक है जी। तो यहां उसने मुझे क्या दिया, गैस ए, गैस बी, ये गैसेस आपस में कैसी हैं, नॉन रिएक्टिव। ठीक है जी। ये वाल्व आपने ओपन कर दिया, मिक्स हो गए, मिक्स होते इनके अंदर रैंडमनेस, डिस्टरबेंस, हाँ जी बिल्कुल बढ़ गई जी। तो इसको आपने बोल दिया एंट्रोपी इंक्रीजेस। लेकिन इस पेज का मैं यूज क्या करूं पेपर के अंदर, कोई यूज नहीं है। तो यूज की बात क्या थी जो मैंने यहाँ लिख रखी है, मैं तो बार बार आपको यही लेकर आऊंगा, आगे जितने भी पेज है मैं लुटा के वापस यही लेकर आऊंगा आपको। लो जी। तो कोई मेरे से पूछेगा क्या ओनली डेल्टा एच डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर द स्पॉन्टेनिटी है, मेरा आंसर है नो। कलेक्टिवली डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर द फैक्टर विच कैन कंट्रोल द डेल्टा जी। लो जी। यहां आ गया, मैं एक डबल डॉल्फिन देख लेते हैं, कई बार इंपॉर्टेंट होती है ये। इन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब नो इंटरेक्शन विद सराउंडिंग्स, ठीक है, there is always a tendency for the system become more disordered or chaotic, chaos मतलब भीड़ भाड़, randomness, and this could be criterion for the spontaneous change। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाए तो डेल्टा जी को नेगेटिव होने में फेवर मिलता है। तो कुल मिलाकर एंथैल्पी का, सुन पा रहे हो, डिक्रीज करना, डेल्टा एस का इंक्रीज करना, डिक्रीजिंग, मैंने कहा था ना आपको बार बार उसी पे लिख रहा हूँ पेजेस पे, मेरा इसके बगैर काम बनता ही नहीं है। याद करो, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस कब था, हाँ ऑलवेज स्पॉन्टेनियस कब था, डिक्रीजिंग एंथैल्पी, इंक्रीजिंग एंट्रोपी। और यही तो कह रहा है बच्चे वो देखो ना, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी फॉर द सिस्टम बिकम मोर डिसऑर्डर्ड और मोर chaotic, and this could be criterion for the spontaneity। increase in entropy, decrease in the enthalpy is the factor, किसके लिए, for the spontaneity। अब एक बात पता है क्या कही थी इसने, मेरी बात सुनो, ये आइसोलेटेड था, हीट की सप्लाई आपको दी नहीं, आपने दी नहीं सॉरी, फिर भी प्रोसेस कैसे हो गया, सुनो, मतलब इस डायग्राम के थ्रू आपके दिमाग में पता क्या डालना चाहता है, 11वीं हो ना तो अच्छा रहता है कि यार इस डायग्राम को 3 बार समझा दो, तुम्हें समझाने की नीड नहीं है। देखो, दो कंटेनर है, आइसोलेटेड आइसोलेटेड, इंसुलेटर इंसुलेटर, तुमने वाल्व खोला और मिक्स हो गया अपने आप, आपने कोई हीट दी, आपने कोई हीट नहीं ना, अपने आप मिक्स हो गया। उसने कहा बिना हीट दिए मिक्स हो गया, मतलब तुमने डेल्टा एच फैक्टर तो हटा दिया, तो ऐसी क्या चीज है जो इनको मिक्स कर रही है, वो कौन है, एंट्रोपी। हाँ जी बिल्कुल। तो यही कह रहा हूं कि दोनों मिलकर डेल्टा जी को डिटरमाइन करेंगे, अकेला डेल्टा एच भी नहीं, अकेला डेल्टा एस भी नहीं। और मैं तो कई बार बच्चों को पता क्या बोलता हूं कि सिस्टम की एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ये है मेरे पास सेकंड लॉ का रूल, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। आगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कई सारे फैक्टर हैं, वो यहां लिखे हुए क्वेश्चंस के बाद। ये देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंट्रोपी आ गया, इसको मैं समझाऊंगा अभी 1-2 मिनट में। ये देखो, पहली बात, अब धीरे धीरे बोलता हूं इसको, टाइम अपडेट दे दूं मैं आपको, 10:52 बच्चे, क्लियर। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस और नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस और थर्मोडायनेमिकली, मैंने बोला था जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं सारे के सारे इरिवर्सिबल है, मतलब आगे चलते हैं, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव है, ठीक हो गया। दूसरा, विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कांट बी रिवर्स, ठीक है। जो आगे चलता जा रहा है, 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 इसको पीछे लेके जाना चाहते हो अगर, तो क्या लगानी पड़ेगी आपको, एक्सटर्नल एजेंसी। यार वो कह रहा है अगर डेल्टा जी पॉजिटिव करना है, जब नहीं तुम्हारी बात आ गई,
जो आगे जाएगा डेल्टा जी नेगेटिव, अगर उसको पॉजिटिव करना है तो क्या लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल एजेंसी। तीसरा, इट इज नो पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क विदाउट कंपनसेशन। तीसरी बात में पता है क्या लिखा हुआ है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा एस। देखो, इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, क्लियर, विदाउट, ये कौन है, वेस्ट, ये कौन है, कंपनसेशन ऑफ हीट और वर्क, विदाउट लिविंग सम इफेक्ट एल्सवेयर। यहां मैं जब क्लास में खड़ा होता हूं ना, बच्चों को तो क्या बोलता हूं, उनके आसपास ना, हमारे हेलिक्स में ना, रूम्स के अंदर 10-12 ट्यूबलाइट लगी हुई है, मान लो हर एक रूम के अंदर। मैं बोलता हूं इस ट्यूबलाइट की तरफ देखो, इस ट्यूबलाइट को 40 वाट की ट्यूबलाइट है मान लो, ये 40 वाट की ट्यूबलाइट है, तो क्या 40 वाट के अप्रोक्स फोटोन मुझे दे रही है, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं दे रही। इसके फिलामेंट्स गर्म हो चुके हैं, इसके आसपास का जो कांच है, ग्लास है, वो भी गर्म हो चुका है, वो मेरी एनर्जी वेस्ट चली गई, वो एनर्जी मेरी वेस्ट चली गई, ये रही वो। तो हमने टोटल कितनी मांगी, 40, मिली कितनी, 30, बाकी कहां चली गई, उस फिलामेंट को हीट करने में, उस, हाँ, वेस्ट वेस्ट, बिल्कुल ये लिखा हुआ है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क विदाउट कंपनसेशन और विदाउट लिविंग सम इफेक्ट्स एल्सवेयर। क्लियर, चलो जी। एंट्रोपी, ये तो चौथे नंबर पे ऊपर बोल ही दिया। आइसोलेटेड सिस्टम मस्ट इंक्रीज, क्लियर, टू बी स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी, ये तो मैं बोलता हूं आपको बार बार, क्लियर, ये मेरी गलती हो गई, पीछे जाना है, ये लिखा था जी, ये देखो, किसी भी सिस्टम को अगर स्पॉन्टेनियस बनाना चाहते हो तो एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट्स हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या, द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम मस्ट इंक्रीज इफ इट इज टू बी स्पॉन्टेनियस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पांचवें नंबर पे नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है, द एंट्रोपी ऑफ बोथ द सिस्टम एंड सराउंडिंग मस्ट इंक्रीज। मैं तो एक ही बात कर रहा हूं यार, आइसोलेटेड हो, नॉन आइसोलेटेड हो, जो बात आपको एक बार बताई जा चुकी है कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम शुड बी इंक्रीज 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 इंक्रीज, तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत है। दिस मींस दैट डेल्टा सिस्टम प्लस सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तीसरा, whenever a spontaneous process takes place it is accompanied by an increase in total entropy। फिर वही बात लिख दी वापस, तो ये तीन स्टेटमेंट तो एक ही लाइन पे चल रहे हैं। लो जी, सफाई हो गई। पहला क्या लिखा है, नेचुरल इरिवर्सिबल होते हैं, फॉरवर्ड चलते हैं, पीछे लाना है एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर हीट को पूरी तरह से यूजफुल वर्क बनाना चाहते हो, इम्पॉसिबल है, कुछ वेस्ट तो जाएगा। और फिर आइसोलेटेड है चाहे नॉन आइसोलेटेड है, क्लियर, एंट्रोपी बढ़ती है, वो तो मैं पीछे से बोलता आ रहा हूं कि अगर किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करना चाहते हो तो डेल्टा एच को नेगेटिव करो और डेल्टा एस को पॉजिटिव करो। और ये तीनों स्टेटमेंट ये रहे। बोलो जी बोलो। कोई कंफ्यूजन हो मेरे से बात कर लो। ठीक है जी, ये डन हुआ। तो ड्राइविंग फोर्स के बारे में कह रहा है, फाइनल टच, ये देखो, इसको पढ़ना जल्दी से, दिख रहे हैं ये आपको। अगर किसी को स्पॉन्टेनियस करना चाहते हो, अगर किसी को स्पॉन्टेनियस करना चाहते हो, अगर टेंडेंसी टू अटेन अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड टेंडेंसी टू अटेन अ रेंडमनेस मैक्सिमम। आपने देखा पिछले जितने भी पेज हमने पढ़े सब एक ही बात बार बार लिखी जा रहा है। चलो, एंट्रोपी का फाइनल बेल होगी, सुनी आपने। एंट्रोपी का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर बात कर लेंगे। 20-30 मिनट और चाहिए होंगे मुझे ना, ये एंट्रोपी का फॉर्मूला, बाकी बातें मैं करता हूँ। अप्रोक्सीमेट मुझे आधा घंटा और चाहिए होगा, तब तक आप सारे काम कर सकते हो। थर्मोकेमिस्ट्री वाला भी, फर्स्ट लो वाले सारे, आरपी असाइनमेंट, मुश्किल से आपके ना 20-30 क्वेश्चन फंसेंगे, वो हम कर लेंगे डाउट्स में, ठीक है। मैं छोड़ूंगा भी क्लास अब, ठीक है। 10:57 हो गए ना, फिर टीचर परेशान होंगे मेरी वजह से।